लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई और वोट डालने की बारी आई तो उस वक्त फिर छोड़ दिया उनको और फिर चले गए। तो उनको ठीक है, ये सबको मालूम है कि बीजेपी को मेजॉरिटी है लोकसभा में, अपनी ही मेजॉरिटी है, एनडीए की नहीं, बीजेपी की अपनी है, वो तो सबको मालूम था। तो अगर भागना ही था तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना था तो फिर वोट डालने थे। नमस्ते। केंद्र की एनडीए सरकार के विरुद्ध इंडिया अलायंस द्वारा पेश किया अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा, यह तो पहले से ही तय था, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार लोकसभा के अंदर संख्या बल में इतनी अधिक है कि भानुमति का कुनबा उससे कई गुना पीछे है। यूं भी कथित इंडिया के अविश्वास प्रस्ताव के पीछे का आशय सरकार को गिराना नहीं था, बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने एजेंडे को सेट करना था। मगर 9 अगस्त के दिन मिस्टर राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। और जो लोग मोदी के मौन व्रत पर तंज कस रहे थे, जब मोदी के बोलने की बारी आई तो वे सदन से नदारद थे। उन्हें पता था कि मोदी उन्हें खाली हाथ नहीं जाने देंगे, बल्कि उनको धो धो कर मारेंगे। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। राहुल गांधी एक ऐसा लोंडा है जिसे खुद कांग्रेसी गंभीरता से नहीं लेती है। उनका भाषण भी सिर्फ 2 बिंदुओं पर केंद्रित रहा है। एक तो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव सुनाते रहे, या फिर मोदी पर व्यक्तिगत हमले करते रहे। जिस मणिपुर की हिंसा को केंद्र में रखकर यह प्रस्ताव लाया गया था, उसके संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि आप मणिपुर के हत्यारे हो। यह कोई तार्किक स्पीच नहीं थी, बल्कि एक तरह से विपक्ष के खोखलेपन का प्रदर्शन था। होना यह था कि राहुल गांधी को पीएम को हत्यारा कहने की बजाय यह बताते कि मणिपुर में सरकार विफल रही है, या वे कौन कौन से कदम थे जिन्हें सरकार को फौरन उठाना चाहिए था। मगर विपक्ष के पास देश के लिए नीति नहीं है, तो उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। पिछले वर्ष 7 सितंबर से राहुल भाईजान ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। उसे पूरी हुए कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें उसके संस्मरण सुनाने का अब मौका मिला है। वजह यह भी हो सकती है कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होते ही राहुल ने भारत छोड़ दिया था। ऐसे में 8 महीने बाद लड़के को यह मौका मिल पाया है, जबकि कथित इंडिया गठबंधन उम्मीद कर रहा था कि राहुल 2024 की उनकी तैयारियां और मोदी सरकार को घेरने की रणनीति का खुलासा करेंगे। देश उनके व्यक्तिगत विद्वेष और उनके परिवार की कुर्बानियों को जानने का उत्सुक नहीं है। अब एक ही बात को बार बार सुनने से कान पकने लगे हैं। इस दफा लोगों को राहुल गांधी से बड़ी आशाएं थी। निश्चय ही इसके पीछे उनकी भारत जोड़ो यात्रा से बनी नई छवि थी। इसके अतिरिक्त इस यात्रा के फौरन बाद 23 मार्च को मोदी सरनेम पर उनकी टिप्पणी का फैसला आ गया, जिसके तहत उन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई थी और तत्काल बाद उनकी सांसदी समाप्त कर दी गई। फिर 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी सजा को रोक दिया गया और उनकी सांसदी 7 अगस्त को बहाल हो गई। जाहिर है कि इन सब के चलते आम जनता के बीच उनकी एक जुझारू नेता की छवि बनी थी, मगर 9 अगस्त को वे अपनी इस छवि को प्रस्तुत नहीं कर पाए और जुझारू नेता से फिर गंवारू नेता का रंग दिखा दिया। रावण 2 लोगों की सुनता था, रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो,
पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की। राहुल गांधी जिस राजनीतिक घराने को अपना आदर्श मानते हैं और जिस राजनीतिक घराने से वे ताल्लुक रखते हैं, उसी के आदि पुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू में इतना धैर्य था कि जब वे प्रधानमंत्री बने थे उसके कई वर्ष बाद 1957 में युवा अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के सदस्य हुए थे। उन्होंने सदन में पंडित नेहरू की विदेश नीति की तीखी आलोचना की थी, परंतु नेहरू कतई भी विचलित नहीं हुए और उनसे मुखातिब होकर कहा कि इस युवा सदस्य ने वाकई काफी तैयारी की है, यह राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा। यही नहीं, एक विदेशी शिष्टमंडल से युवा सांसद अटल जी का परिचय कराते हुए कहा था कि ये विपक्ष के सांसद है और हर मुद्दे पर मेरी खिंचाई करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी को संसद में अपने पूर्वजों की परंपरा को निभाना था, लेकिन वे हर बार की तरह इस बार भी पप्पू साबित हुए। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था, नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो कायम है। मैंने कहा, ये चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनप है? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे, और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आती थी। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना। इस प्रस्ताव के गिरने के बाद फिर से साबित हो गया कि विपक्ष के पास पीएम नरेंद्र मोदी के कद का कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष की इस नाकामी को प्रचारित भी किया और उन्होंने लोकसभा में अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बता दिया कि विपक्ष को अपने राजनीतिक अस्तित्व की फिक्र है। उन्हें न देश की चिंता है और न देश के लोगों की। कुल मिलाकर 2023 का अविश्वास प्रस्ताव भाजपा को ही ताकत दे गया है। नए विपक्षी गठबंधन कथित इंडिया में इतना दमखम नजर नहीं आता है कि वह 2024 में भाजपा का विकल्प बन सकता है। उसके पास मोदी पर व्यक्तिगत हमले के अलावा कोई खास मुद्दा नहीं है। जो मुद्दे हैं उन्हें सही तरीके से उठाने वाला मोदी के कद का नेता नहीं है। वैसे एक बात समझ से परे है कि भानुमति की पलटन ने गठबंधन का नाम इंडिया ही क्यों रखा है। यह हिंदुस्तान, भारत या आर्यवर्त भी तो हो सकता था। क्या अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता अभी भी नहीं गई है? इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।